अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है, फार्म डी क्या है, फार्मासिस्ट कौन होते हैं और ये डी फार्मेसी और बी फार्मेसी क्या होती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सब के ये सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज इंटरव्यू में जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर असगर साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी के लेक्चरार भी हैं। तो आए अब हम डॉक्टर असगर साहब से, जो कि हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, तो आप सब के सवालात की जो जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस को जो है कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए। तो सर जी, पहला सवाल जो हर बच्चे का होता है, हर जो इंटर के बाद आता है, कि फार्म डी क्या होती है? फार्मेसी या बी फार्मेसी और फार्म डी क्या होती है? थैंक यू वेरी मच जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है इस टाइम। फार्मेसी क्या है, और इंटर के बाद बहुत सारे लोग ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्म डी के बारे में उन्होंने सोचा होता है, सुना होता है इसके बारे में, लेकिन कुछ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि मतलब हमें ये प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए, कैरियर लाइन चूज करनी चाहिए नहीं। तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि फॉर्म डी क्या है। तो सबसे पहली कन्फ्यूजन मैं जो दूर करना चाहता हूँ ऑडियंस की, वो ये है कि बी फॉर्म और फॉर्म डी का फ़र्क पहले आप जान लें। तो बी फॉर्म कहते हैं जी 2 साल का जो डिप्लोमा होता है ना, जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। ये फार्मेसी टेक्नीशियन ना, ये डिप्लोमा है 2 साल का, जो कि आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं। जबकि फॉर्म डी जो है ना, ये डिग्री का टाइटल है, इसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये 5 ईयर्स का ना प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स होता है, और ये आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बीएससी के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मिनिमम इसके लिए ना हमारे पास 60% मार्क्स एफएससी में चाहिए होते हैं। तो अभी डिग्री के टाइटल पे हम रहते हैं, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसको कहा जाता है, फॉर्म डी को। तो सर जी, दूसरा सवाल जो कि हर बच्चे का होता है जो एफएससी से निकला होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फार्मेसी के लिए? अगर एक बच्चे ने सर इंटर के बाद आया है, वो कहता है कि मैंने फार्म डी करनी है, तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे भी मैंने बताया था कि एफएससी प्री मेडिकल के साथ होना लाजमी है, ठीक है। आपने इंटर किया हो, एफएससी प्री मेडिकल की हो, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। ये फार्मेसी काउंसिल की भी रिक्वायरमेंट है और एचईसी की भी। अगर 60 से बिलो 0.01% भी अगर आपका 60% से कम है, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता इसके अंदर। और उसके बाद ये कि दूसरी, आप बीएससी के बाद भी इसको जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं, एफएससी देन बीएससी, देन उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेजरली ये है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद ही इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो तब नहीं आप इसको कर सकते, तो इसकी खास रिक्वायरमेंट एफएससी प्री मेडिकल ही है। तो तीसरा सवाल जो एफएससी के बाद वो चाहता है कि मैं जो है डॉक्टर बनूं, लेकिन सर ये जो फार्मासिस्ट और जनरल फिजिशियन, क्योंकि उन्होंने भी 5 साल की डिग्री की होती है, और जो है फार्मेसी वाले जो होते हैं उन्होंने 5 साल की डिग्री की होती है, जैसे वो 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, इस तरह इन पर भी होना चाहिए कि भी 1 साल की हाउस जॉब करें। तो सर, आप क्या समझते हैं कि एक फिजिशियन वो क्या काम कर सकता है, और एक जो फार्मासिस्ट होता है इनका क्या काम होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। और आई मस्ट से कि ये 90% लोग इसी कश्मकश में होते हैं। और पाकिस्तान में पहली प्रायोरिटी जो है, जब आप एफएससी प्री मेडिकल कर रहे होते हैं, और वालिदैन भी आपके यही कहते हैं, पेरेंट्स का भी और आपके फैमिली मेम्बर्स, इवन के रिलेटिव्स भी, या आपके दोस्तों में भी ये होता है कि जी मुंडा डॉक्टर बनने लगा। तो डॉक्टर एमबीबीएस जो है ना, जो डिग्री, इसको हम जो है ना, ये आपकी, इसको हम फिजिशियंस बोलते हैं। ये बाय लॉ अपनी डिग्री के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिजिशियन और फार्मासिस्ट का फ़र्क आपको आगे चल के हम बताते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि फार्मासिस्ट और जो फिजिशियन है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है वो हम बाय लॉ, और पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी काउंसिल ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है कि बाय लॉ आप डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, ठीक है। और फिजिशियन जो है, बेसिकली उसका जो रोल होता है वो होता है डायग्नोसिस होता है डिजीज़ के अंदर। जो भी डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज़ का जो डायग्नोसिस है, बेसिक उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है, बाय चेकिंग द लैब रिपोर्ट्स और बाय चेकिंग द सिम्टम्स, वो अथॉरिटी जो है ना वो एमबीबीएस फिजिशियंस के पास होती है।
जबकि मेडिसिन के बारे में जितना भी नॉलेज है, मेडिसिन के बारे में कोई भी चीज़ अगर वो जानना चाहते हैं, कोई भी पेशेंट को आपने भी चीज़ बतानी है, तो वो हम फार्मासिस्ट के पास होती है। फार्मासिस्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एंड ड्रग। तो आगे चल के इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर अगर आप वन लाइनर करना चाहें कि फार्मासिस्ट कौन होता है, तो अगर हम वन लाइनर कहें तो फार्मासिस्ट इज़ अ ड्रग एक्सपर्ट। सर ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर उसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट की, कि फार्मासिस्ट का क्या स्कोप होता है। कोई कहता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन जाओ, कोई कहता है इंडस्ट्रियल में चला जाओ, कोई कहता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट चले जाओ। तो सर मैं जानना चाहता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल से। सर हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसका बेसिक रोल क्या होता है? अच्छा, मैं रोल्स को ना थोड़ा-सा डिफरेंटली डिफ़ाइन करता हूँ। फार्मासिस्ट का जो रोल है, उसको बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी जो है ना समझने में आसानी रहे। मतलब वो एक चीज़ पे कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। तो अब अक्सर लोग कहते हैं जी फार्मेसी करके की करना है तुसी जी मेडिकल स्टोर खोलना है, तुसी मेडिकल स्टोर वाले बन जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। फार्मासिस्ट जो है ना वो मल्टीपल डोमेन्स में काम कर सकता है। तो पहली डोमेन मैं शुरू करता हूँ मेडिसिन डिस्कवर करने वाला प्रोसेस। दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो मेडिसिन डिस्कवर करते हैं या फार्मूला इजाद करते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं। वो कोई और डिग्री या कैरियर होल्डर हो ही नहीं सकता। अगर आपका ये पैशन है कि अगर आप लाइक चाहते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर एक नई मेडिसिन, जैसे अभी कोविड रिसेंटली आया, उसकी वैक्सीन बनी, ये फार्मासिस्ट ने बनाई है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया। तो ये जो डिपार्टमेंट कहलाता है ना, इसे कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो शोबा है, इसके अंदर मेडिसिन के नए फार्मूलाज बनते हैं, नई ड्रग डिस्कवर होती हैं, नई मेडिसिन डिस्कवर होती हैं। जब डिस्कवर हो जाती हैं, फिर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाते हैं। लाइक उस फार्मूले को आपने सॉरी, उस फार्मूले को आपने जो है ना वो एक डोजेज फॉर्म की शक्ल देनी है। डोजेज फॉर्म की शक्ल लाइक आपने टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में लेना है, इंजेक्शन फॉर्म में लेना है। वो भी जो चीज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर प्रोडक्शन फार्मासिस्ट है ना, वो डिज़ाइन करता है। कि प्रोडक्शन फार्मासिस्ट भी एक रोल है, एज अ कैरियर ऑप्ट किया जा सकता है कि आपने मेडिसिन को प्रोड्यूस करना है, लाइक टैबलेट बनानी है, कैप्सूल बनाना है या सिरप बनाना है, कुछ भी। तो उसकी सारी पोटेंसीज वगैरह फार्मासिस्ट बनाता है। फिर देन प्रोडक्शन के बाद आ जाता है कि एक मेडिसिन जब बन गई ना, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग, क्वालिटी चेकिंग कि ये आइदर जो वर्ल्ड रिनाउंड एक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, GMP कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, उनके ऊपर ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो उसके लिए भी जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, दो फार्मासिस्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल और एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट, जो कि उस मेडिसिन की क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब क्वालिटी टेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उस मेडिसिन को ना हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाना होता है। दुनिया के अंदर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज या बॉडीज होती हैं, जैसे FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह पाकिस्तान में ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उससे अप्रूव करवाना होता है। और वो जो अप्रूव करवाने वाला जो काम है ना, वो भी होता है जी फार्मासिस्ट का। ठीक है, रेगुलेटरी फार्मासिस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, जो डोजियर बनाता है सारे उसके कि जी अब ये जो है मेडिसिन, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव होनी है। अब मैं आपके सवाल का आंसर देता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर क्या काम है फार्मासिस्ट का। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ड्रग डिस्कवरी और इंडस्ट्रियल डोमेन्स बताई हैं, और इसके जी अंदर भी देख लें आप कितने कैरियर्स हैं फार्मासिस्ट के लिए। जी जी सर। और फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, और कोई भी इंडस्ट्री इनके बगैर नहीं चल सकती पाकिस्तान के अंदर। और हॉस्पिटल के अंदर अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहली चीज़ कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन आती है, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है ना, उसको कहते हैं इन्वेंट्री फार्मासिस्ट। एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन का स्टोर होता है, उसके अंदर मेडिसिन स्टॉक होती है, उसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, कितनी मेडिसिन आई है, सारी चीज़ें मेंटेनेंस करना, वो उसकी एक्सपायरी चेकिंग वगैरह, वो सारा फार्मासिस्ट का काम होता है। उसके बाद वो डिफरेंट हॉस्पिटल के फ्लोर्स होते हैं, उसकी डिस्पेंसिंग करनी है। ठीक है, इन पेशेंट डिस्पेंसिंग है, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग है, उनके लिए अलग फार्मासिस्ट होते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होते हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट, जो आप लेमिनर फ्लो हुड के अंदर बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में कार्य होते हैं। देन फिर उसके अंदर आप कह लें कि काउंसलिंग पर्सपेक्टिव, मतलब आप क्या करते हैं जी, डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट के साथ राउंड करते हैं। ठीक है, और जाके पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, चेकिंग करते हैं, फिर आप डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, कंसल्टेंट को, कि इस मेडिसिन का जो है ये कम कर दें, इसकी डोज बढ़ा दें। तो ये सारा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो काम होता है, और इसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकली
एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको हम मोर लाइक लेस हम कह सकते हैं कि वो एक सेम ही चीज़ है। सर अगर एक और सवाल इसी के अंदर से आया है कि अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अगर वन लाइनर डिफरेंशिएट करें तो किस तरह कर पाएंगे? क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ना वो मोर लाइकली देखता है, राउंड्स करता है यूजुअली डॉक्टर्स के साथ, तो वो डिजीज ओरिएंटेड, ड्रग ओरिएंटेड होता है कि वो आए दिन नई से नई गाइडलाइंस जो होती हैं मेडिसिन के बारे में, डिजीजेस के बारे में, उनको देख के और वो डॉक्टर को जो है ना वो सजेस्ट करता है कि या तो इस ड्रग इंटरेक्शंस को चेक कर रहा होता है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज अ ब्रॉड डोमेन, उसके अंदर आपके इन्वेंट्री फार्मासिस्ट भी आ जाता है और क्लिनिकल भी आ जाता है। ठीक है, क्लिनिकल इज अ सब डोमेन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। थैंक यू सो मच। सर दूसरा सवाल इसके बाद जो हर बच्चे का सवाल है कि सर एकेडमिक रोल में फार्मासिस्ट जाकर क्या कर सकता है? सर फार्म डी कर ली उसके बाद क्या करें? इंडस्ट्री में जाएं, क्लिनिकल जाएं, एकेडमिक में जाएं, कहाँ जाएं सर फार्मासिस्ट? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हर कोई पूछता है। देखें, एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं ना तो फार्मासिस्ट ना, देखें हम दुनिया की बेशुमार, दुनिया के अंदर नंबर 1 करियर है, ठीक है? और बहुत सारी डोमेन्स में आप काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल इसकी फील्ड है। अभी तो मैंने आपको 2-3 गिनवाई हैं, आप खुद कभी गूगल पे सर्च करके देखें तो बहुत सारी आपको फील्ड्स मिल जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्ट क्या करना है वो तो आप देखें, 5 साल के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, बहुत सारे। क्या आपका इंटरेस्ट किस में है और किस में आप जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो आपका जहाँ पे इंटरेस्ट होना, मेरे ख्याल से वही ऑप्ट करना चाहिए आपको, बजाय ये कि आप अपने आप को अपनी मतलब किसी की मर्जी से आप कोई भी ऑप्ट कर लें तो वो गलत होगा, ठीक है? जो आपको पैशन है, जो आपका जिस सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, अगर आप नई गाइडलाइंस रोजाना पढ़ सकते हैं, अपना अप टू डेट नॉलेज रखना चाहते हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज अ बेस्ट डोमेन फॉर यू। बट अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट रखना चाहते तो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो जस्ट काउंसलिंग परस्पेक्टिव से लोगों को डील करते हैं। या बहुत एक और इसके अंदर अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन, तो आप आगे एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप आगे मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर आप हो सकते हैं इसके अंदर। तो सर इसके बाद जो सवाल आता है वो है कि एक बच्चा है सर, उसने फार्म डी कर ली है, उसकी फार्मेसी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि हम भी आपके स्टूडेंट हैं तो आप हमें भी बहुत सारा गाइड करते हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि फार्मेसी करने के बाद एक वेल सेटल्ड जॉब के लिए या बिजनेस के लिए भी, अगर किसी ने बिजनेस भी करना है या बाहर भी जाना है, फॉरेन भी पढ़ना है, तो मिनिमम कितनी उसकी जो है होनी चाहिए, सीजीपीए कितना होना चाहिए या उसके परसेंटेज मार्क्स कितनी होनी चाहिए? अच्छा जी, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप बाहर फॉरेन मूव करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम आपकी ना 70% मार्क्स, अगर आप एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपके जो है ना मिनिमम 70% मार्क्स जो है ना वो होने चाहिए ओवरऑल डिग्री के अंदर। हर साल 70% से अबव आपका रिजल्ट होना चाहिए। और सीजीपीए की अगर बात करूं तो उसमें भी ये होता है कि 3.5 से अबव आपका होना चाहिए, अगर आप उसको 70% के हिसाब से कन्वर्ट करें। तो फिर जो है ना वो मोर अच्छे चांसेस होते हैं कि, क्योंकि देखिए आप अगर अच्छे फार्मासिस्ट बन के निकलेंगे पढ़ के, स्किल्ड फार्मासिस्ट होंगे, तो आपकी वैल्यू होगी मार्केट के अंदर डेफिनेटली। तो सर उसके बाद जो हर फीमेल फार्म डी करती है, सर उसका भी ये भी सवाल होता है कि मैं भी किस साइड पे जाऊँ, बहुत सारी आगे ब्रांचेस निकल आती हैं फार्मेसी की। तो सर आपका भी तकरीबन 11 से 12 साल हो गए हैं फार्मेसी से फील्ड से रिलेटेड। तो सर आप क्या समझते हैं कि फीमेल्स के लिए कौन सी ऐसी बेस्ट प्लेस है कि वो वहाँ पर जाके अपना कैरियर आगे लेके जा सकती है और अपने कैरियर में अपना बेस्ट दे सकती है? आप क्या समझते हैं सर? फीमेल्स के लिए भी बड़ी अच्छी जॉब है जी। अब वो वालिदैन जो कि परेशान होते हैं कि जी हमारी जो बेटी है वो कौन सा कैरियर ऑप्ट करे, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कैरियर फॉर फीमेल्स एज वेल इन पाकिस्तान, कि हम एक अगर फीमेल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती है तो वो अपनी फार्मेसी भी ओपन कर सकती है। बिजनेस, अगर कोई अपने वालिदैन जो हैं जो अपनी बेटियों को बिजनेस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत इजीली, मतलब आप अपनी आपकी जो बेटी है वो एक बिजनेस रन कर सकती है और अर्न कर सकती है। इसके साथ आपको कैटेगरी ए मिलती है जिसके ऊपर आप लाइसेंस, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, जहाँ पे ऑफिस बेस्ड जॉब्स होती हैं बड़ी वेल रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, जो है वो फीमेल्स के लिए जॉब्स होती हैं जिसमें वो
ऑफिस बेस्ड जॉब्स वो कर सकती हैं, और उसके अलावा उसमें लाइक उनकी डिग्निटी भी जो है वो मेंटेन्ड रहती है, उनकी डिसेंसी भी, प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर। और अगर हम किसी और डिग्रीज या करियर से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा एक कैरियर एडवांटेज जो है वो फीमेल्स को मिलता है। और आई हैव नॉन मैनी फीमेल्स जो कि इस टाइम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की इंटरनेशनल कंपेन्स के अंदर काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा जो है वो अर्न भी कर रही हैं। तो सर इसके बाद जो है आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो कि हर फार्मेसी से जो पढ़ रहा है उसका स्टूडेंट का सवाल है। सर आप क्या समझते हैं कि अभी कोई सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में या फोर्थ या फाइनल किसी भी ईयर में मौजूद है, वो पढ़ रहा है, तो सर आप उनको क्या एक ऐसी एडवाइस करना चाहेंगे कि वो अपना जो है बेस्ट दे सके इस फार्मेसी से और एक अच्छा जो है अपना ज़रिया मुआश बना सकते हैं? सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये ज़रिया मुआश वाली जो आपने बात की है ना, मैं थोड़ा-सा इससे कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ार्मेसी आप कर रहे हैं तो इसी को आपने अर्निंग प्रोफ़ेशन बनाना है। ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आप सब लोगों के लिए ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो लर्निंग प्रोफ़ेशन है वो ही अर्निंग प्रोफ़ेशन भी हो। तो आप उसके साथ-साथ किसी भी तरीके से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैशन है ना, लर्निंग प्रोफ़ेशन शुड बी योर पैशन। ठीक है, पैशन के साथ पढ़ें। ये नहीं कि इससे मैंने कमाना है, इससे इसको इस तरह से पढ़ें कि ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगा और आपको एज अ फार्मासिस्ट आप जो है वो मार्केट के अंदर या लोगों के सामने एज अ फार्मासिस्ट ग्रो करेंगे। जैसे हम भी, मैं भी, ये मेरे जूनियर फार्मासिस्ट लाइक मेरे जब मार्केट में आएंगे तो हम कोलीग्स ही होंगे। तो ये है कि मैं भी सब फार्मासिस्ट की जो है रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करता हूँ। देखें, हम जो है वो इस तरीके से अवाम के साथ अपना कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी जी, जी। और ऑडियंस को भी। तो थैंक यू सो मच सर आज के टाइम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये वक़्त किसी न किसी के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया सर। नहीं, नहीं, कोई इश्यू और नहीं है, और ये यू आर मोस्ट वेलकम। और ये क्योंकि बहुत ही करंट और रीसेंट लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और क्यूरीज़ थी, और उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ इसमें सॉल्व हो जाएँगी। अगर फिर भी आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम ऐसी वीडियोज़ और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।